हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल की। तो जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि मानव जीवन प्रारंभ कैसे हुआ। आखिर मानव आदि मानव से धीरे धीरे बढ़कर क्या बन गया, तो हम आज इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को अपने बारे में थोड़ा कुछ बता देती हूँ। मैंने पीजी किया है मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री से। मैं इसमें गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ, कॉलेज टॉपर थी और स्टेट यूनिवर्सिटी की भी टॉपर थी। और मैंने नेट क्वालिफाई किया है हिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आज प्रागैतिहासिक काल के बारे में। आज हम बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके काल क्रम जो है, इसका समय क्या है, हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज प्रागैतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास का विभाजन। तो इतिहास का विभाजन जो है वो 3 उसमें किया गया है। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल, इसे प्री हिस्ट्री पीरियड बोलते हैं। इसका जो समय है वो 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक का माना गया है। इसके अंतर्गत हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। फिर सेकंड आता है आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। इसका समय हम मानते हैं 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। फिर तीसरा आता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसके अंतर्गत आता है सिंधु सरस्वती सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और फिर आता है ऐतिहासिक काल यानी हिस्ट्री पीरियड। इसका समय है 600 ईसा पूर्व से ये शुरू होता है, यानी जब से महाजनपद काल शुरू होता है तभी से हम ऐतिहासिक काल को मानते हैं। तो अब आगे आते हैं। तो प्रागैतिहास से हमारा संबंध क्या है, तात्पर्य क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं कि जब मनुष्य ने लिपि और लेखन कला का विकास नहीं किया था, और मानव सभ्यता का जो आदि काल है यानी जो प्रारंभिक काल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। क्योंकि इससे मनुष्य का जो जीवन है वो सिर्फ पाषाण निर्मित उपकरणों पर ही निर्भर करता था। यानी जो पाषाण काल है वो प्रागैतिहास के अंतर्गत आता है और इसमें जो मनुष्य था वो खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था। इस समय वो भोजन का उत्पादन नहीं करता था, वो सिर्फ उपभोग कर रहा था इसका। तो ये आता है हमारा प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही हमारा पाषाण काल आता है। अब हम देखते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। तो जहाँ पे लिपि के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि सिंधु सभ्यता में हमें लिपि के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उन्हें क्या है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये अभी तक इसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो अब ये क्या है, ये आद्य इतिहास काल में रखी गई है। जैसे कि वैदिक काल में शिक्षा पद्धति क्या थी, मौखिक थी, लिखित तो नहीं थी। ये तो बाद में ग्रंथ लिखे गए हैं, काफ़ी समय के बाद लिखे गए हैं। तो वैदिक सभ्यता जो हमारी थी और जो सिंधु सभ्यता यानी जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, ये दोनों सभ्यताएं जो है हमारी वो आद्य ऐतिहासिक काल में आती हैं। तो अतः इनको प्रागैतिहास के नाम पर इन्हें आद्य इतिहास शब्द का प्रयोग किया जाता है। तीसरा हम देखते हैं जिस काल का इतिहास लिखित साक्ष्यों से ज्ञात होता है, यानी जिसके हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उसे ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। भारतीय संदर्भ में यह काल ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से प्रारंभ होता है। तो पाषाण काल जो है वो पूर्णतः यानी पूरी तरह से वो सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है। पाषाण काल में कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिससे ये सिर्फ औजारों के आधार पर पाषाण काल का हम काल निर्धारण करते हैं, पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पाषाण काल के बारे में। तो देखिए, मानव इतिहास का 99% जो हिस्सा है, 99% इतिहास है वो पाषाण काल से संबंधित है। और इस युग के इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या हैं, शवाधान यानी शवों को दफनाने की विधि हम देखते हैं, वनस्पति अवशेष यानी जो वनस्पतियों के अवशेष हैं उनसे हम पता करते हैं, मानव व पशु के अस्थि अवशेष यानी मानवों के जो अवशेष अस्थियों के अवशेष मिले वो कितने समय पुराने हैं,
पशुओं के अस्थि अवशेष कितने पुराने हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे से, इन सब चीज़ों के अवशेषों के जो हम अवशेषों का अध्ययन करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास किस समय से ज़्यादा संबंधित है। तो ज़्यादा तक मानव इतिहास 99% तक पाषाण काल से ही संबंधित है। और कई सारे यहाँ शैल चित्र मिले हैं, जिसमें से कि भीमबेटका जो है, भीमबेटका में हमें पाषाण काल के शैल चित्र मिलते हैं। और सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो औजार है। तो पाषाण काल का जो हमने विभाजन किया है वो देखेंगे हम आगे चल के कि वो औजारों के ही आधार पर हुआ है। और ये औजार जो है वो सारे औजार ज़्यादा अधिकांशतः किससे निर्मित किए गए हैं, तो वो अधिकांशतः पत्थरों से निर्मित किए गए हैं। पाषाण औजार अलग अलग तरीक़ों से बनाए जाते थे। इसको जानने की एक विधि है जिसको माइक्रोबियर विश्लेषण कहते हैं। माइक्रोबियर विश्लेषण विधि कहलाती है, यानी जो पत्थरों पे पाए जाने वाले जो निशान हैं उनके अध्ययन को कहते हैं। तो ये तो बहुत ही एक ऐसा शब्द है जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है कि माइक्रोबियर विश्लेषण क्या होता है या इसका प्रयोग हम किस में करते हैं। तो पत्थरों में पाए जाने वाले निशानों के अध्ययन के लिए हम माइक्रोबियर विश्लेषण पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात इस विधि से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि प्राप्त औजार किस काम के लिए प्रयोग होता था। पेड़ काटने के लिए था, या मांस काटने के लिए था, या छाल अलग करने के लिए था। पाषाणकालीन जीवन निर्वाह की गतिविधियों में पुरुषों और स्त्रियों की सक्रिय सहभागिता को देखते हुए लगता है कि औजार निर्माण में दोनों की ही भूमिका थी। यानी हम ये देखते हैं कि पाषाण काल में पुरुषों और स्त्रियों में कोई भेदभाव नहीं था, हमें ये देखने को मिलता है पाषाण काल में। तो अब हम देखते हैं इनमें इनका विभाजन कैसे किया गया। तो सन 1776 ईस्वी में 1776 में, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और ये फैक्ट्स ही हैं और ये हमें रटने ही पड़ते हैं, हम इन्हें सिर्फ समझ के नहीं रख सकते हैं। तो ये फैक्ट्स तो रटने ही पड़ते हैं और ये हर नेट के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1776 ईस्वी में P.F. सूहम ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर प्रागैतिहास के सांस्कृतिक चरणों को कितने कालों में बांटा, तो 3 कालों में इन्होंने विभाजित किया है। और इसे क्या कहते हैं, तो इसे त्रिकाल प्रणाली कहा जाता है। इन्होंने 3 हिस्से जो किए वो क्या था, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। 1863 ईस्वी में जॉन लुबाक जो बाद में लॉर्ड एवेवरी नाम से जाने गए, जॉन लुबाक को ही लॉर्ड एवेवरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में पाषाण काल का वर्गीकरण 2 भागों में किया है। यानी 1863 ईस्वी में पहली बार जॉन लुबाक जो थे उन्होंने इसका पाषाण काल का वर्गीकरण किया 2 भागों में। किस किस भाग में, पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एवं नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक, इन दोनों का इन्होंने विभाजन किया। अर्थात पूरा पाषाण एवं नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो जॉन लुबाक ने किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1863 में जॉन लुबाक ने, जिनको कि हम लोग लॉर्ड एवेवरी के नाम से जानते हैं, इन्होंने इनकी एक बुक थी जिसका नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स, जिसमें इन्होंने पाषाण काल को 2 भागों में बांटा है, जिसका नाम है, एक का नाम इन्होंने रखा पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक और दूसरे का नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक। तो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो जॉन लुबाक के द्वारा। फिर 1961 ईस्वी में 1961 में कॉम्सन और ब्रैडवुड ने नवपाषाण काल तक के समय को 3 भागों में बांट दिया। यानी जॉन लुबाक जो थे उन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर 1961 में कॉम्सन और ब्रैडवुड ने नवपाषाण काल तक, पाषाण काल जो पूरा पाषाण काल था और नवपाषाण काल के बीच में इन्होंने एक और काल को जोड़ा, वो था मध्य पाषाण काल। यानी पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल मीसोलिथिक और नवपाषाण काल नियोलिथिक। इसमें जो मध्य पाषाण काल है वो बहुत ही बाद में जोड़ा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड लार्टेड ने 1870 के दशक में
पूरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा, यानी ये तो पहले 3 भाग में बांटे गए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके बाद इन्होंने पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांट दिया। तो अब पूरा पाषाण काल को इन्होंने एडवर्ड लार्टेट ने बांटा है 3 भागों में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल यानी लोअर पैलियोलिथिक एज, फिर मध्य पूरा पाषाण काल मिडिल पैलियोलिथिक एज, फिर उच्च पूरा पाषाण काल अपर पैलियोलिथिक एज। तो इन 3 खंडों में किसने बांटा है? एडवर्ड लार्टेट ने। और पूरा पाषाण काल के लोग किस जाति के थे? तो ये लोग नेग्रिटो जाति के रहने वाले थे। अब देखिए, हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ली। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इसमें फैक्ट्स ज़्यादा थे जो कि हमें रटने ही पड़ते हैं, और ये नेट जेआरएफ के हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। किस काल का निर्धारण किसने किया, किस काल का क्या नाम किसने रखा, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मेरे हिसाब से आप सभी को इस चीज़ को पढ़ना चाहिए। और अब आप लोग को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा। तो थैंक यू सो मच।